नमस्कार विद्यार्थियों, शुरू करते हैं हम आज बीए पार्ट 3 के राजनीतिक विज्ञान के प्रथम पेपर के अंतर्गत आने वाला एक इकाई जिसमें प्लेटो के राजनीतिक विचार आते हैं। बीए फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं प्लेटो के राजनीतिक विचारों से संबंधित। काफ़ी प्रसिद्ध माने जाते हैं इनके राजनीतिक विचार। तो चलिए अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्लेटो के राजनीतिक विचार। राजनीति के क्षेत्र में अमृत है। जो प्लेटो के राजनीतिक विचार हैं वो राजनीति के क्षेत्र में अमृत है, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र में इनके विचार हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे हैं। प्लेटो के विचार को राजनीति के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान देने का कारण है। तो क्या कारण है कि राजनीति के क्षेत्र में प्लेटो के विचारों को सर्वोच्च स्थान दिया, यानी कि सबसे ऊंचा स्थान दिया है? क्योंकि वह एक महान व्यक्तित्व के व्यक्ति है। महान व्यक्तित्व यानी कि उनका जो व्यक्तित्व है, जो चरित्र है वो महान था, और वो व्यक्ति है जो महान व्यक्तित्व के व्यक्ति है। ठीक है। साथ ही राजनीति के जनक कहे जाने वाले अरस्तु के गुरु भी थे। तो राजनीति के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु के गुरु थे वो प्लेटो थे। तो आगे देखो, तो हम समझ सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में उनकी कितनी अहम भूमिका रही है। तो इसी से पता चलता है कि प्लेटो की जो राजनीति के क्षेत्र में जो भूमिका रही है वो कितनी अहम हुई है, कितनी ज़्यादा अहम थी। चलिए आगे देखते हैं। फिर आता है प्लेटो के राजनीतिक विचार विश्वव्यापी है। जो प्लेटो के राजनीतिक विचार है वो विश्वव्यापी है, पूरे विश्व के अंदर व्याप्त है। सभी देशों ने इनके राजनीतिक विचारों को अपना रखा है और इन्हीं के आधार पर अपनी राजनीतिक प्रणाली और राजनीतिक व्यवस्था जो है उसको चला रहे हैं। ठीक है। वह एवं सर्वमान्य है। सर्वमान्य यानी कि जिसको सभी लोग मानते हैं, सभी देश मानते हैं, पूरा विश्व जिसे मानते हैं, इस प्रकार के राजनीतिक विचार हैं। तो बीए के एग्जाम राजनीतिक पार्ट 3 के राजनीति के प्रथम पेपर में प्लेटो के राजनीतिक सिद्धांत से संबंधित क्वेश्चन जरूर आएंगे, ये तो गारंटी ही ले लो आप। दूसरी बात यह है कि प्लेटो के जो सबसे पहले अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि प्लेटो के राजनीतिक विचार, यानी कि प्लेटो के बारे में कुछ बताइए या फिर प्लेटो के राजनीतिक विचारों की विशेषता बताइए, है ना। विशेषता बतानी है तो ये विशेषता ही मान लीजिए, क्योंकि प्लेटो की जो राजनीतिक विशेषता है वो इसी कारण है कि वो इतने विशेष हैं। ठीक है, और एवं सर्वमान्य है। प्लेटो के राजनीतिक विचारों के आलोचक बीपी बहुत कम है। आलोचक बीपी यानी कि जो राजनीतिक विचार है प्लेटो के, उन पर टिप्पणियाँ करने वाला, यानी कि उनके विचारों को का विरोध करने वाला, उनको गलत ठहराने वाले लोग हैं, उनकी बहुत कम संख्या है। बीपी यानी जनसंख्या बहुत कम है। तो जैसे हमारा बीपी बढ़ जाता है तो संतुलन बढ़ जाता है शरीर का, उसी प्रकार अगर विचारों के विरुद्ध में आलोचक बढ़ जाते हैं तो क्या होता है, संतुलन बढ़ जाता है, विचारों का असंतुलन बढ़ जाता है। तो उनके जो राजनीतिक विचार हैं, उनके आलोचकों की जो बीपी है वो एकदम कम है, यानी कि एकदम शांत आलोचक बैठे हैं, इसीलिए इतना प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध है इसीलिए आलोचक भी कम है, क्योंकि उनके प्रत्येक विचारों के आधार पर ही प्राय राजनीति के अर्थ को परिभाषित किया जाता है। राजनीति के अर्थ है, अब किसी ने पूछ लिया कि राजनीति का क्या अर्थ होता है, तो उनके विचारों के आधार पर ही बताया जाता है। तो बताइए, तो आइए जानते हैं कि प्लेटो के राजनीतिक विचार क्या है। तो आइए अब देखते हैं कि उनके राजनीतिक विचार क्या है। ये तो राजनीतिक विचारों की विशेषता थी। ठीक है, अब राजनीतिक विचार क्या थे वो हम अध्ययन करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्लेटो के राजनीतिक विचारों को निम्न आधार पर विभक्त किया गया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले आता है इसके अंदर राज्य पर प्लेटो के विचार। राज्य यानी देश मान लो, राजनीति के अंतर्गत देश को राज्य ही कहा जाता है। तो राज्य पर प्लेटो के विचार पहला पॉइंट है। निम्न धातु में क्वेश्चन आएगा, उसमें पहला पॉइंट प्लेटो के राजनीतिक विचार। प्लेटो के राजनीतिक विचार पहला पॉइंट, राज्य पर प्लेटो के
विचार, यानी कि एक देश पर प्लेटो के क्या राजनीतिक विचार थे, यानी कि एक देश है उस पर राजनीतिक विचार कैसे होने चाहिए, प्लेटो के क्या विचार थे, वही पढ़ेंगे। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध एवं विख्यात पुस्तक द रिपब्लिक, देखो ये द रिपब्लिक नाम याद रखना, प्लेटो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उत्तर में इससे भी डाल देना, अच्छा उत्तर होगा आपका। द रिपब्लिक में अपने राज्य संबंधी विचारों को परिभाषित किया है, और उस बुक में अपने राज्य से संबंधित विचारों को परिभाषित किया है। ठीक है, प्लेटो अपने राज्य को आदर्श राज्य के रूप में परिभाषित किया है। प्लेटो ने अपने राज्य को आदर्श राज्य के रूप में परिभाषित किया। देखो प्लेटो के जो राजनीतिक विचार है, तो सबसे पहले क्या विचार है उनका यही विचार है कि जो अपना राज्य होता है, जो अपना राज्य है उसको आदर्श राज्य समझना चाहिए। हर इंसान को अपने देश को आदर्श देश से समझना चाहिए, एक अच्छा राजनीतिक विचार है। अर्थात ऐसा राज्य जहाँ न्याय व्यवस्था हो और वहाँ के शासक में विवेक हो, ऐसा राज्य जहाँ पर न्याय व्यवस्था अच्छी हो और वहाँ का शासक, यानी कि जहाँ के जो, जैसे कहीं पर राष्ट्रपति प्रधान होता है, कहीं पर प्रधानमंत्री प्रधान होता है, वो राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है, तो उसी के आधार पर शासक है वो विवेक होना चाहिए। विवेक यानी बुद्धि से काम लेकर के फैसला लेने वाला होना चाहिए। साहस हो उसके अंदर, किसी भी मुश्किल घड़ियों में वो डगमगा ना जाए, साहस उसके अंदर होना चाहिए। तृष्णा का भाव विद्यमान हो, तृष्णा यानी कि हर वक्त वो अपने राज्य के उन्नति के लिए काम पर करता रहे, मेहनत करता रहे, उनका भाव उसके अंदर विद्यमान हो। ऐसा अगर किसी राज्य के अंदर ऐसा शासक हो और न्याय व्यवस्था अच्छी हो, यही प्लेटो के विचार थे। चलो आगे देखते हैं। यह राज्य के विचार के अंतर्गत है। प्लेटो के अनुसार राज्य का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। प्लेटो क्या कहता है कि राज्य का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि आज़ाद कोई अस्तित्व नहीं होता है, बल्कि उस राज्य के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के अस्तित्व के आधार पर ही राज्य के अस्तित्व का निर्माण होता है। यानी कि उस राज्य के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जैसे कोई भी देश है उसके अंदर जैसे लोग रह रहे हैं, तो उन लोगों के रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके अस्तित्व के आधार पर ही राज्य के अस्तित्व का निर्माण होता है। यानी कि जैसे एक देश में व्यक्ति रह रहे हैं, उनका अस्तित्व क्या है, 100 साल जी रहे हैं, फिर नए पैदा हुए वो 100 साल जी रहे हैं, यानी कि उस प्रकार राज्य का अस्तित्व क्या हो गया, निर्माण हो गया ना। अगर सबसे ज़रूरी क्या है ना, वैसे देखा जाए तो क्या है सबसे ज़रूरी, इसके अंदर रहने वाले व्यक्ति ही नहीं रहेंगे तो राज्य का क्या अस्तित्व रह जाएगा। ठीक है, तो ये उनके विचार, देखो कितने अच्छे विचार हैं इनके। उनके अनुसार राज्य में रहने वाले व्यक्ति जितने अच्छे गुण के होंगे, राज्य उतना ही आदर्श होगा। प्लेटो क्या मानता है, देखो प्लेटो ने ये तो बता दिया कि राज्य का निर्माण है, राज्य का जो अस्तित्व है वो उसके अंदर रहने वाले व्यक्तियों के आधार पर है। यानी ज़्यादा व्यक्ति होंगे, अच्छे व्यक्ति होंगे, तो उस देश का, उस राज्य का जो अस्तित्व है वो अच्छा होगा। तो उन्होंने अगली लाइन में कह भी दिया है, क्या कहा है कि उनके अनुसार राज्य में रहने वाले व्यक्ति जितने अच्छे गुण के होंगे, राज्य उतना ही आदर्श होगा, उतना ही राज्य आदर्श होगा। तो राजनीतिक राज्य के विचार हैं, देखो ये प्लेटो के। अब प्लेटो ने अपने आदर्श राज्यों को 3 आधार में विभक्त किया है, आर्थिक, सैनिक एवं दार्शनिक तत्व में। प्लेटो ने अपने राज्य को 3 आधार पर विभक्त किया गया कि अपना जो राज्य है, जिसने प्लेटो ने अपने राजनीतिक न्याय में, अपने सिद्धांत में राज्य के 3 आधार किए हैं, 3 आधारों को विभक्त किया है। कौन कौन सा है, आर्थिक, सैनिक और दार्शनिक तत्व है। ठीक है, देखते हैं। तो प्लेटो के राज्य से संबंधित दूसरा क्या विचार है, प्लेटो के राजा संबंधित विचार। प्लेटो के पहला था राज्य संबंधित विचार, दूसरा है प्लेटो के राजा संबंधित विचार, यानी जो राज्य का राजा होता है, प्रधान होता है, उसके संबंध में प्लेटो क्या कहता है। किंग अर्थात राजा। प्लेटो थॉट ऑन किंग, यानी प्लेटो का जो विचार है वो राजा के ऊपर कैसा विचार है। प्लेटो दार्शनिक एवं गुणवान राजा को ही राजा संज्ञा देता है, यानी कि जो प्लेटो है वो दार्शनिक एवं गुणवान राजा, दार्शनिक यानी कि जो दार्शनिक हो, जिसे किसी व्यक्ति के अंदर के भाव छिपे हुए नजर आए, गुणवान राजा हो,
उसी को राजा की संज्ञा देता है। उसके अनुसार वही राजा उत्तम है। प्लेटो के अनुसार वही राजा उत्तम है जिसमें विवेक, साहस एवं तृष्णा का भाव हो। वह एक कुशल योद्धा होना चाहिए, कुशल योद्धा भी होना चाहिए। साहस हो, विवेक से काम लेने वाला हो, तृष्णा, उसके अंदर तृष्णा का भाव होना चाहिए एवं एक कुशल योद्धा होना चाहिए। वह ज्ञान का भंडार होना चाहिए, उसके पास ज्ञान का भंडार होना चाहिए। जिस प्रकार रावण के पास भी था, ज्ञानी था, है ना, साहस भी था, विवेक भी था, लेकिन रावण के पास सबसे ज़्यादा हानिकारक चीज़ थी, वो क्या थी? घमंड था। इसी कारण वो मारा गया। लेकिन बाकी राजा होने के गुण अच्छे थे उसके अंदर। तो प्लेटो भी यही कहना चाहता है, घमंड की बात नहीं कहना चाहता है। आगे देखते हैं। प्लेटो के अनुसार राजा को किसी भी संबंध में यह पूर्ण अधिकार होना चाहिए कि वह अपने आदेशों को पूर्ण पालन करा सके। यानी कि प्लेटो चाहता है क्या? राजा के संबंध में क्या चाहता है कि उसके पास पूरा अधिकार होना चाहिए कि वह अपने आदेशों को, आदेश, जैसे कोई राजा है, उसके पास ये अधिकार होना चाहिए, पूरा अधिकार होना चाहिए कि उसने कोई आदेश यानी कि कोई नियम बनाया है तो उसको पूर्ण पालन करा सके। उसके पास ये अधिकार होना चाहिए कि उसने अगर कोई नियम कानून बना दिया है तो उसका पालन होना भी चाहिए। तब राजा के संबंध में जो प्लेटो के विचार हैं वो इस प्रकार के थे। अर्थात वह एक निरंकुश राजतंत्र की बात करते हैं। निरंकुश राजतंत्र क्या होता है? जिस पर कोई अंकुश ना लगा सके, है ना। जैसे किंग जोंग उल हक का नाम सुना होगा आपने, तो वो राजतंत्र के अंतर्गत आता है। प्लेटो के राजनीतिक विचार, राजा के विचार जो हैं वो निरंकुश राजा के संबंध में विचार करते हैं कि निरंकुश, जिस पर कोई अंकुश ना लगा सके, वो भी राजतंत्र। निरंकुश राजा के साथ ही प्लेटो उसे संविधान की सीमाओं में भी बांध देते हैं। हम जो निरंकुश राजा है उसको संविधान की सीमा के अंतर्गत भी बांध दिया है, इसीलिए प्रसिद्ध है ना इनके विचार। और वह यह भी कहते हैं कि राजा का निर्णय सदैव न्याय की ओर होना चाहिए। और क्या कहते हैं कि राजा का जो निर्णय है वो सदैव न्याय की होना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत अपनी पहचान के माध्यम से किसी व्यक्ति पर न्याय के जो विचार हैं, न्याय की जो सीमाएं हैं उनका वो उल्लंघन करे। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं प्लेटो का तीसरा विचार है। अब प्लेटो के सामान्यवादी संबंधी विचार यानी कि सामान्य लोगों के विचार, सामान्यवादी यानी कि समाज के ऊपर विचार। ठीक है, प्लेटो ने अपने साम्यवाद को 2 भागों में विभक्त किया है। कितने भागों में? 2 भागों में। पॉइंट बना लेना आप भी। संपत्ति का साम्यवाद। प्लेटो ने संपत्ति के साम्यवाद में शासक और सैनिक वर्ग को संपत्ति के अधिकार से वंचित रखा है। प्लेटो ने क्या किया है कि साम्यवाद के अंतर्गत शासन और सैनिक वर्ग जो होते हैं, शासक, एक तो शासक होता है जो राजा होता है, एक सैनिक वर्ग होता है जो सेना के अंतर्गत भाग लेते हैं, को संपत्ति के आधार से वंचित रखा है। यानी कि उनके पास संपत्ति का कोई अधिकार नहीं है, वो संपत्ति पर अपना कब्जा नहीं कर सकते, वो संपत्ति रख ही नहीं सकते। ठीक है, उनके अनुसार संपत्ति मनुष्य को भ्रष्ट करने का कार्य करता है। संपत्ति होती है यानी कि जो पैसे होते हैं उन पर उनका कोई अधिकार नहीं होना चाहिए, उनको भ्रष्ट कर देगी, ऐसा प्लेटो मानते हैं। उन्होंने उत्पादन वर्ग को ही संपत्ति रखने का अधिकार दिया है। उत्पादन वर्ग कौन से हो गए? जो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। कोई किसान हो गया, वो अनाज का उत्पादन करता है। कोई काम कर व्यक्ति हो गए, मिस्त्री हो गए, तो वो क्या उत्पादन करते हैं, उन्हीं के पास क्या होनी चाहिए? संपत्ति होनी चाहिए, क्योंकि वो बेचारे मेहनत करते हैं। अब शासक और सैनिक वर्ग सिर्फ राष्ट्र की रक्षा करते हैं। अगर संपत्ति उनके पास में चली जाएगी, संपत्ति का अधिकार चला जाएगा, तो प्लेटो ऐसा मानता है कि वो भ्रष्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो। क्योंकि वह राज्य के नागरिकों को भरण पोषण करता है। जो उत्पादक वर्ग है वो राज्य का क्या करता है? भरण पोषण करते हैं। किसान लोग होते हैं तो उनके पास संपत्ति हो जानी चाहिए। और राज्य की आय में वृद्धि कर राज्य एवं समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और राज्य की जो आय है उसके अंदर वो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं और राज्य समाज की आवश्यकता की पूर्तियाँ करते हैं। चलो आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट देखो।
पत्नियों का साम्यवाद। प्लेटो परिवार का विरोधी था। प्लेटो जो था वो परिवार का विरोधी था। उसके अनुसार परिवार सैनिक और शासक वर्ग में भ्रष्टता का भाव उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। जो परिवार होते हैं ना, प्लेटो क्या मानता है? प्लेटो मानता है कि जो परिवार होते हैं उनको वो क्या विरोधी मानते हैं, किसके? राज्य के अंतर्गत विरोधी मानते हैं। उसके अनुसार ये कहना है प्लेटो का कि परिवार सैनिक और शासक वर्ग, जो सैनिक वर्ग है और जो शासक वर्ग है, जो राजा के जो अंतर्गत आते हैं, मतलब जैसे मंत्री हो गए, उनके द्वारा जो पद आवंटन किए जाते हैं, जैसे कृषि मुख्य, सैनिक सेनापति हो गया, तो वो सैनिक वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं। में भ्रष्टता का भाव उत्पन्न करने का कार्य करता है। जो परिवार है ना, उनके अंदर भ्रष्टता का भाव उत्पन्न, यानी भ्रष्ट बना देता है। ठीक है। परिवार के कारण व्यक्ति के अंदर स्वार्थ एवं अहम का भाव प्रकट हो जाता है। परिवार के अनुसार क्या हो जाता है कि स्वार्थ हो जाता है, ठीक है, और अहम का भाव प्रकट करता है। इन दोनों वर्गों के लिए संयुक्त परिवार का सुझाव दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। उनके अनुसार शासक और सैनिक वर्ग प्रत्येक नारी को अपनी पत्नी के रूप में देखे। प्लेटो क्या चाहते हैं कि उनके अनुसार यह है कि जो शासक और सैनिक वर्ग हैं वो प्रत्येक नारी को अपनी पत्नी के रूप में देखें और प्रत्येक बालक को अपने बच्चों के रूप में, तभी वो अच्छा शासक कहलाएंगे और अच्छा शासन कर पाएंगे। उसके इस कथन के कई आलोचक हैं और इस कथन के कई आलोचक भी हैं। प्लेटो के अनुसार शासक और सैनिक वर्ग का विवाह राज्य के नियंत्रण में सिर्फ बालकों को जन्म हेतु करवाया जाएगा। क्या कह रहे हैं? बात यह है कि प्लेटो मानते हैं कि शासक और सैनिक वर्ग का विवाह सिर्फ इसलिए करवाया जाएगा कि राज्य के नियंत्रण में सिर्फ बालकों के जन्म हेतु करवाया जाएगा। ठीक है, कि राज्य का नियंत्रण है वो बना रहे। वर्ग तो जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाए, बस इसी कारण विवाह करवाया जाएगा, यानी कि सिर्फ और ज़्यादा उनके वैवाहिक जीवन में वो चाहते नहीं हैं। प्लेटो के विचार ऐसे नहीं है कि सैनिक और जो शासक है वो ज़्यादा परिवार के अंदर घुसे रहें। ठीक है, परंतु स्त्री और पुरुष यह नहीं देख पाएंगे कि उनके पुत्र कौन है। ठीक है, पुत्र भी कौन है, क्योंकि अगर ऐसा उन्होंने कर दिया तो वो क्या हो जाएंगे? लालची हो जाएंगे। ठीक है, स्वार्थ का भाव आ जाएगा। चौथा पॉइंट हम देखते हैं प्लेटो के न्याय संबंधी विचार, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। न्याय संबंधी विचार बहुत से क्वेश्चन में पूछा जाता है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय की पूर्ण व्याख्या प्रकट की है। अपनी जो बुक है अभी बताया था, द रिपब्लिक, उसमें न्याय की पूरी व्याख्या प्रकट की है। प्लेटो के समस्त राजनीतिक विचारों का उल्लेख उसके अंतर्गत किया है। उसी बुक के अंतर्गत उसके राजनीतिक विचारों का भी उल्लेख है। प्लेटो न्याय को प्रत्येक क्षेत्र में लागू किया है। प्लेटो ने जो न्याय है उसको हर क्षेत्र में लागू किया है। ऐसे नहीं कि निम्न वर्ग को छोड़ दिया, उच्च वर्ग के अंदर न्याय हो रहा है, निम्न वर्ग के अंदर ऐसा शोषण हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। उनके अनुसार सैनिक वर्ग, शासक वर्ग और उत्पादक वर्ग सभी को न्याय के अंतर्गत रहकर ही अपने कार्यों का समापन करना चाहिए। ठीक है, आगे देखो। प्लेटो ने अपने न्याय को दो भागों में विभक्त किया है। जो प्लेटो है उसने अपने न्याय को कितने भागों में विभक्त किया है? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। किसको? न्याय को। पहला सामाजिक न्याय और दूसरा व्यक्तिगत न्याय। एक सामाजिक न्याय होता है, यानी कि समाज के अंदर हमें न्याय मिल जाए। एक होता है व्यक्तिगत, यानी कि दो व्यक्ति का झगड़ा हुआ, उनके अंदर भी न्याय होना चाहिए। एक समाज का अगर कोई मुद्दा उठ गया तो उसका भी न्याय होना चाहिए, तो वो होता है सामाजिक न्याय और व्यक्तिगत न्याय। पहला सामाजिक न्याय का उत्तरदायित्व वह शासक और सैनिक वर्ग को देते हैं। प्लेटो है वो सामाजिक न्याय है, जो समाज का न्याय है, यानी कि समाज में कोई मुद्दा उठ गया है, न्याय मांग रहे हैं, तो उसका उत्तरदायित्व कौन होगा? उत्तरदायित्व जैसे हमारे कोर्ट में उत्तरदायित्व होते हैं, न्याय व्यवस्था होती है, इसी प्रकार राजा और जो सैनिक वर्ग हैं वो क्या होंगे? सामाजिक न्याय के उत्तरदायित्व होंगे। ठीक है, वहीं व्यक्तिगत न्याय में उनका मत है कि व्यक्ति में साहस, तृष्णा और विवेक का होना ही न्याय है
और व्यक्तिगत न्याय में क्या होना चाहिए, वो चाहते हैं कि व्यक्ति में साहस हो, तृष्णा हो और विवेक हो, वही न्याय है। अर्थात न्याय एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के आंतरिक भाग में विद्यमान रहती है। यानी कि प्लेटो कहते हैं कि न्याय कोई भारी वस्तु नहीं है जिसे सिद्ध किया जा सके। न्याय तो एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के आंतरिक भाग में विद्यमान रहती है, अंदर ही रहती है, विचारों के अंतर्गत रहती है। उनके अनुसार राज्य की स्थापना करने हेतु दार्शनिक शासन का होना अनिवार्य है। प्लेटो चाहते हैं कि जो न्याय की स्थापना है उसको न्याय की स्थापना करने के लिए दार्शनिक शासन का होना अनिवार्य है। यानी कि दार्शनिक शासक कौन सा होता है, जो दूर की सोच ले, पहले से आगे पीछे की सोच ले, है ना, विवेकशील हो, वही शासक होना चाहिए जो न्याय की स्थापना कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 5वां पॉइंट है प्लेटो के शिक्षा संबंधित विचार। प्लेटो के शिक्षा संबंधी, न्याय संबंधी विचार पढ़ लिए। अब 5वां पॉइंट है शिक्षा के संबंधी विचार। प्लेटो ने अपने राजनीतिक विचारों में शिक्षा को भी सम्मिलित किया है। प्लेटो ने अपने राजनीतिक विचार दिए हैं, उसी के लिए प्रसिद्ध है, तो प्लेटो ने उसके अंतर्गत शिक्षा को भी सम्मिलित किया है। उनके अनुसार शिक्षा दार्शनिक शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा है वो दार्शनिक शिक्षा होनी चाहिए, यानी कि ऐसी शिक्षा हो जिससे विवेकशील व्यक्तित्व का एक नया उत्पन्न हो। अर्थात जो व्यक्ति शिक्षा के प्रति जिज्ञासु होता है, यानी कि जो व्यक्ति चाहता है कि मैं शिक्षा ग्रहण करूं, उसके पास आंतरिक अनुशासन के साथ साथ सद्गुणी व्यक्ति ही शिक्षित हो सकता है। यानी कि जिसके पास आंतरिक अनुशासन हो वही क्या है, जिसके अंदर सद्गुण हो, अच्छे गुण हो, वही व्यक्ति क्या है, शिक्षित हो सकता है। बाकी व्यक्ति जिसके अंदर अनुशासन नहीं है, आंतरिक अपना अनुशासन नहीं है, और गुण जिसके अंदर नहीं है, अवगुणों से जो व्यक्ति भरे पड़े हैं, उनको शिक्षित होना मुश्किल हो जाता है। आगे देखें, प्लेटो शिक्षा के क्षेत्र को राज्य के नियंत्रण में रखते हैं। प्लेटो है वो चाहते हैं कि जो शिक्षा का क्षेत्र है वो राज्य के हाथ में हो, जो राज्य का शासक है उसी के नियंत्रण में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अपनी मर्जी से शिक्षा दे रहा है, कोई टीचर अपनी मर्जी से पढ़ा रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए। जो राज्य कहता है उसी के हिसाब से, उसी दिशा में शिक्षा की जो अध्ययन है वो करवाना चाहिए। राज्य अर्थात राजा, उसके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना और उसका क्रियान्वय करवाना राज्य का कार्य है। क्रियान्वय करवाना यानी कि जो शिक्षा है उसको बच्चों को शिक्षित करना हो गया ना, शिक्षा देना हो गया क्रियान्वय, तो वो क्या है, राज्य का कार्य है। और वह समानता के सिद्धांत पर बल देते हुए कहते हैं कि स्त्री हो या पुरुष, सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान करवाना राज्य का कार्य है। प्लेटो क्या कहते हैं कि चाहे स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, सबको समान शिक्षा प्राप्त करवाना एक राज्य की जिम्मेदारी होती है, एक राज्य का कार्य होता है। वह शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। वो कौन सी प्रक्रिया मानते? सामाजिक, यानी समाज की प्रक्रिया है। जो शिक्षा है वो पूरे समाज का मुद्दा है, ना कोई व्यक्तिगत मुद्दा है, सभी के लिए जरूरी है। तो यदि सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं, यानी कि शिक्षा के अंदर कुछ ऐसी बातें हो रही है तो वो समाज के बारे में ही सबके लिए है। चलो आगे देखो, प्लेटो शिक्षा की संरचना का निर्माण दो आधार पर करते हैं। शिक्षा की संरचना यानी कि शिक्षा को कैसे निर्माण किया जा सके, वो दो आधार पर करते हैं। पहला प्राथमिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा, देखो प्राथमिक शिक्षा हमारे यहाँ पर भी है ना, प्राथमिक राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। देखो प्लेटो के राजनीतिक विचार हमने ग्रहण कर रखे हैं। अगर देखा जाए तो सारे प्लेटो के जो राजनीतिक विचार हैं, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। हर साल हमारे जो बच्चे बीए आर्ट के स्टूडेंट हैं, उनको राजनीति के जो स्टूडेंट हैं उनको ये पढ़ता ही है, और अच्छी भी चीज़ है अगर आपने पढ़ा है तो। चलो आगे देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा को वह जन्म से 20 वर्ष की आयु में प्रदान करते हैं। प्राथमिक जो शिक्षा है उसको प्लेटो क्या है चाहते हैं कि जन्म से जब तक व्यक्ति 20 वर्ष का हो
तब तक उसको क्या होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा प्रदान होनी चाहिए, जिसमें वह व्यायाम और संगीत पर अधिक बल देते हैं। व्यायाम से क्या होगा कि 20 वर्ष तक की आयु में व्यक्ति का शरीर एकदम सुडौल हो जाएगा। संगीत यानी कि संगीत सीखोगे ना तो बच्चों, संगीत सीखना मजाक की बात नहीं है। संगीत सीखने के लिए अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, अनुशासन से बोलना पड़ता है। आपको अनुशासन अपने आप आ जाएगा। अगर संगीत कोई व्यक्ति सीखता है ना तो देख लेना, कोई भी संगीतकार हो ना, उसके पास अनुशासन अच्छा, देखो कितने अच्छे विचार है ना, ज़्यादा बल नहीं दिया है, ऐसा काम कर दिया है इन्होंने कि सारा सिस्टम ही सही हो जाएगा अपने आप। कैसे व्यायाम करोगे तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा के जो 20 वर्ष तक के बच्चे हैं तो व्यायाम करेंगे तो उनका शरीर हमेशा सही रहेगा, स्वस्थ रहेगा। दूसरा, संगीत सीखेंगे तो क्या होगा, वो अच्छे शिक्षित हो पाएंगे, तो उन पर ज़्यादा बल दिया है। वहीं उच्च शिक्षा का कार्यकाल वह 20 से 35 वर्ष को मानते हैं। जो 20 से 35 वर्ष की शिक्षा जो ग्रहण करता है वो उच्च शिक्षा के अंतर्गत आता है। और इस शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण वह यह कहकर करते हैं कि उच्च शिक्षा का उद्देश्य शासक वर्ग का निर्माण करना होगा। यानी कि जो उनका उद्देश्य है, उच्च शिक्षा का क्या उद्देश्य है, वही जो शासक वर्ग का निर्माण करना होगा। यानी कि जो 20 से 35 वर्ष के जो भी शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं वो उच्च शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। और उनका क्या उद्देश्य होगा, शासक वर्ग का निर्माण करना। इसी शिक्षा में छात्रों के व्यक्तित्व का निर्माण किया जा सकता है। और जो उच्च शिक्षा है उसी के अंतर्गत जो शासक है, जो शिक्षक क्या है, जो छात्र हैं, उनका क्या है, व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। उसमें विवेक, साहस एवं एक योद्धा के गुणों का विकास किया जाता है। यानी कि 20 से 35 वर्ष की उम्र में उसके अंदर विवेक डाला जाता है, साहस और एक योद्धा यानी कि अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब निष्कर्ष है, हर आप निबंधात्मक प्रश्न करोगे तो पूरा पॉइंट वाइज पॉइंट कर करके लास्ट में कुछ बची हुई चीज़ें जो आपको बाद में याद आती हैं तो उनको निष्कर्ष के अंतर्गत डाला जाता है। तो हम भी पढ़ लेते हैं। प्लेटो एक महान राजनीति एवं दार्शनिक थे। प्लेटो के समस्त विचारों को राजनीति का लेख माना जाता है। राजनीति के विकास में उनके विवेक का बेहद महत्वपूर्ण योगदान रहा है एवं सदैव दार्शनिक कार्यों पर बल देते थे ताकि समाज में मानवता और सहयोग की भावना विकास हो सके और वह एक न्याय प्रिय वातावरण के निर्माण की बात करते थे। तो दोस्तों, आज आपने प्लेटो के राजनीतिक विचारों के बारे में जाना है। अगर आपको हमारी यह वीडियो, ये जो पोस्ट पसंद आई है तो अपने मित्रों के साथ भी समय साझा करें ताकि वह भी इनके महान व्यक्तित्व एवं विचारों के संबंध में जान सके। तो चलिए, अगर किसी बच्चे को BA पार्ट के राजनीतिक विज्ञान, इतिहास और आर्ट के जितने भी सब्जेक्ट हैं उनमें से किसी भी विषय का अगर कोई भी टॉपिक का वीडियो चाहिए, किसी भी पेपर का वीडियो चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना, आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगे, कहाँ जा रहे हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छा लगा है तो। अगर नहीं लगा है तो मत कीजिए, कोई बात नहीं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।